कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज मैं आप सबके सामने नवंबर मंथ का सेकेंड वीडियो लेकर आया हूं जो करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड है। इसमें नवंबर मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट मंथ से यानी कि दिसंबर से हर महीना मैं 3 वीडियोस करंट अफेयर के ऊपर बनाऊंगा और वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होंगे। और वो 3 वीडियोस जो होंगे, एक तो 1 से लेकर 10 तारीख तक, सेकेंड वीडियो जो होगा 10 से लेकर 20 तक, और थर्ड वीडियो जो होगा वो 20 से लेकर 30 तारीख तक की चीज़ों को हम उसमें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और उसके ज़रिए से उस मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आज मैं जिस पे सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो अख्युतम अच्युतम नंबूतिरी से रिलेटेड है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इनकी पैदाइश 1926 में होती है। पल्लाकाड डिस्ट्रिक्ट जो केरला में है वहाँ पे ये पैदा होते हैं। मलयालम लैंग्वेज के बहुत बड़े पोएट माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा अख्युतम के नाम से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसी के साथ साथ बेसिकली उन्होंने 55 से ज़्यादा किताबों को लिखा है जो फिक्शन नॉन फिक्शन के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली उन्होंने अपने पोइट्री के ज़रिए से मॉडर्निटी या आधुनिकता को दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1973 से उनको सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ 1972 में उनको केरला साहित्य अकेडमी से सम्मानित किया गया। कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। 2017 में उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। और फिर 2019 में मलयालम लैंग्वेज में उनको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की वजह से ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और रिसेंटली 15 अक्टूबर को वो डेथ कर गए। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच नेशन टॉप्ड फीफाज फाइनल रैंकिंग लिस्ट फॉर 2020 कि फ़ीफ़ा रैंकिंग में कौन सी टीम जो है 2020 में टॉप की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बेल्जियम। 2020 के रैंकिंग के अकॉर्डिंग बेल्जियम को टॉप पोजीशन हासिल हुई है। फ्रांस सेकेंड नंबर पे है, ब्राज़ील थर्ड नंबर पे है, इंग्लैंड फोर्थ नंबर पे है एंड पुर्तगाल 5 नंबर पे है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की जो बुनियाद रखी जाती है सबसे पहले 1930 में खेली जाती है और उरुग्वे में होती है। और उरुग्वे जो है सबसे पहला विनर जो अगर फीफा वर्ल्ड कप का है वो उरुग्वे ही है जिसने ब्राज़ील को शिकस्त दिया। और रिसेंटली जो अभी विनर है वो फ्रांस है। 2018 में जो रशिया में वर्ल्ड कप हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, उसने क्रोएशिया को हराकर ये टाइटल जीता था। ब्राज़ील अभी तक सबसे ज़्यादा 5 बार ये खिताब जीत चुका है। इसी के साथ साथ आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, फुटबॉल लेजेंड डिएगो मैराडोना पास्ड अवे ऑन नवंबर 25, 2020। ही प्लेड फॉर विच नेशनल फुटबॉल टीम कि अभी रिसेंटली डिएगो मैराडोना का इंतकाल कर गए हैं, वो किस नेशन से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के डिएगो मैराडोना थे और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, फुटबॉल के लिए बहुत ही अहम थे। और 25 नवंबर को उनका हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक होने के साथ साथ 60 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए। और उनको ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द फुटबॉल भी कहा जाता है, हैंड ऑफ गॉड के नाम से भी उनको जाना जाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व कि इसमें से किस डेट को हम इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व करते हैं कि औरतों के ख़िलाफ़ जो भी तशद्दुद या वायलेंस या अहिंसा होती है उसको ख़त्म करने के बात की जाती है, उसको हम किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नवंबर 25 यानी 25 नवंबर को हम ये डेट को सेलिब्रेट करते हैं। और अभी जो बेसिकली जो है ये 16 डेज़ का एक्टिविज़म के ऊपर बेस्ड है जो 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगा। और इसमें कहीं ना कहीं जो भी अवेयरनेस हो सकते हैं जिसके ज़रिए से औरतों के ख़िलाफ़ जो भी वायलेंस होते हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाई जाएगी ताकि औरतों के ख़िलाफ़ या जो बच्चियाँ हैं, चाइल्ड मैरिज लड़कियाँ हैं, उनके खिलाफ तशद्दुद से बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, हु वन द यूके बुकर प्राइज़ 2020। 2020 का
बुकर प्राइज़ का विनर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डॉगलस स्टुअर्ट। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सूजी बैन। सूजी बैन की वजह से उनको बुकर प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। अगर बुकर प्राइज़ की हम बात करते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर के लिए, खा वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, जिनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा दिया होता है उसको यूके और आयरलैंड मिलकर सम्मानित करते हैं और उनको बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि 1969 से लेकर 2001 तक बुकर प्राइज़ को दूसरे नाम से जाना जाता था और वो सिर्फ फिक्शन के लिए दिया जाता था, लेकिन 2001 के बाद से ये किया गया कि दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर कोई राइटर हो, इंग्लिश में उनका कंट्रीब्यूशन योगदान बहुत ज़्यादा है तो उनको बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया जा सकता है। हिंदुस्तान के भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिनको बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कनेक्शन हिंदुस्तान से रहा है, तो सबसे पहले 1981 में सलमान रश्दी को बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है और उनकी जो बुक है जिनकी वजह से उसको सम्मानित किया गया था वो है मिडनाइट चिल्ड्रेंस। इसी के साथ साथ 1997 में अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है और उन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी जिसको हम गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ 2006 में किरण देसाई को सम्मानित किया जाता है। किरण देसाई ने एक फेमस बुक लिखी है जिसको हम बोलते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसी के साथ साथ 2008 में अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर की वजह से बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हु हैज़ बीन शोन एज द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। कि अभी रिसेंटली जो इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हुआ है बिहार में, तो इलेक्शन के बाद से वहाँ के कौन ऐसी औरत है, कौन वो औरत है जिसको फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रेणु देवी। रेणु देवी का जो एसोसिएशन है वो बीजेपी से है और वो बहुत पहले से आरएसएस से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ ख़ास तौर से बीजेपी के जो महिला विंग है उनसे उनका एसोसिएशन बहुत पुराना है और उनका कंट्रीब्यूशन भी बीजेपी में बहुत ज़्यादा रहा है। 2014 में उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया बीजेपी का। 2005 से कंटिन्यू 2000 से लेकर 2020 तक, सिर्फ 2015 से लेकर 20 तक के अलावा 15 साल तक लगातार वो एमएलए रही है बेतिया कंस्टिट्यूंसी से। नुनिया कम्युनिटी से वो बिलोंग करती हैं और अभी रिसेंटली उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए फर्स्ट टाइम बिहार में किसी औरत को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। और 2005 में जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थी उनको उस वक्त कला और संस्कृति मंत्रालय भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, Which state government has decided to form a cow cabinet for the protection of cows? के कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि वो काऊ मंत्रालय को भी बनाएंगे जिसके ज़रिए से ख़ास तौर से काऊ से रिलेटेड, गाय से रिलेटेड प्रोटेक्शन या लोगों के अंदर अवेयरनेस लाया जाए, उनको कैसे सही से रखा जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान ने अभी ये डिसीज़न लिया है कि हम एक काऊ कैबिनेट बनाएंगे जिसके ज़रिए से हम काउस को, गाय को जिस तरीके से भी हो सकता है हम तहफ़्फ़ुज़ प्रदान करेंगे, उनको हम हिफाजत या प्रोटेक्शन देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व? कि हिंदुस्तान में नेशनल प्रेस डे किस दिन को ऑब्ज़र्व किया जाता है, किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16 नवंबर। 16 नवंबर को हर साल नेशनल प्रेस डे हिंदुस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। और 16 नवंबर को जो सेलिब्रेट करने का रीज़न है वो ये है कि 16 नवंबर 1966 को हिंदुस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था की बुनियाद रखी जाती है जिसको हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम जो है वो ये है कि जर्नलिज़म में एक वॉच डॉग के तौर पे काम करना होगा कि मोरल और इथिकल वैल्यूज़ कहीं ना कहीं उसका डाउनफॉल ना हो जाए, उनको हमें वॉच करना है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखना है ताकि आप जर्नलिज्म तो करें लेकिन एक दायरे में रहकर उस दायरे से बाहर मत जाइए ताकि किसी दूसरे का नुकसान न हो। तो 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बुनियाद रखी जाती है और उसी दिन को हम एज अ नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट करते हैं। 2010 से लेकर 14 तक जस्टिस मार्कंडे काटजू थे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे और अभी जो है वो जस्टिस चंद्रमौली कुमार जो है ये अभी इसके चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 8,
विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च अ नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस। कभी इसमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने एक पोर्टल का बुनियाद रखा है जिस ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। इसके जो मिनिस्टर हैं अभी वो थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत ने एक नेशनल पोर्टल की शुरुआत की है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। बेसिकली उसका जो मोटिव है वो ये है कि उस पोर्टल के ज़रिए से जो भी ट्रांसजेंडर हो वो सर्टिफिकेट के लिए या आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी उनके लिए हो सकती है ताकि उनको अलग अलग जगहों पे जाना ना हो सके। बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो कहीं जाते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह का शिकार होना पड़ता है उनको। इस वजह से ईज़िली एक्सेसिबल के लिए एक अलग तरह से उनके लिए एक अलग से पोर्टल ही उद्घाटन किया गया है जिसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने किया है और उसके रिसेंटली अभी जो मिनिस्टर है वो है थावरचंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन अनाउंस एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन द बिडेन कैबिनेट। कि अभी बिडेन कैबिनेट बिडेन जो है यूएस के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, अभी इलेक्ट किए गए हैं, वो किसको अनाउंस किए हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जैक सुलिवन। जैक सुलिवन को उन्होंने ये कहा है कि वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे। जैसा कि हिंदुस्तान के अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो है अजीत डोवाल। क्वेश्चन नंबर 10, एवरी ईयर नेशनल मिल्क डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे। हर साल हिंदुस्तान में नेशनल मिल्क डे किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 26 नवंबर। 26 नवंबर 1921 को वर्गीस कुरियन की पैदाइश होती है कोझिकोड में जो केरला में है। और बेसिकली जो उनका कंट्रीब्यूशन जो है दूध के में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। वाइट रिवॉल्यूशन का जनकदाता उनको कहा जाता है, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। और इसी के साथ साथ उनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से अलग अलग मेथड को उन्होंने यूज़ किया और लोगों के अंदर दूध से रिलेटेड, दूध के प्रोडक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस लाए। अवेयरनेस लाने की वजह से हिंदुस्तान जो है आज दूध के मामले में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है। और उस कंट्रीब्यूशन की वजह से वर्गीस कुरियन को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जैसे रामन मैगसेसे अवार्ड 1964 में उनको दिया गया। इसी के साथ साथ वर्ल्ड फूड प्राइज़ की तरफ से 1989 में उनके अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान के और भी जो बड़े अवार्ड हैं जैसे कि पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, तीनों से उनको सम्मानित किया गया है। और 9 सितंबर 2014 को वो इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल के बाद से इंडियन डेयरी एसोसिएशन जो है 2014 से लेकर लगातार हर साल जो है नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, द 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 बीइंग होस्टेड इन विच स्टेट। के 10वां नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 में कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो त्रिपुरा की कैपिटल जो है वो अगरतला में है। बेसिकली 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल जो है उसके ज़रिए से ये दिखाने की कोशिश की जाती है साइंस और इन्वायरमेंट को साइंस फिल्म के ज़रिए से दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए। और इस फिल्म फेस्टिवल में यूनिसेफ की जानिब से भी बहुत सारी फिल्मों को नॉमिनेट किया जाता है और वर्ल्ड के हर कंट्री को ये इनवाइट किया जाता है कि वो आए और साइंस के ऊपर बेस्ड जो भी मूवीज़ हो वो इस फेस्टिवल में दिखाए ताकि उसके ज़रिए से लोगों के अंदर अवेयरनेस लाया जा सके। तो इस बार का जो नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 का जो है वो त्रिपुरा होस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, 7th मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट ट्रेड कमेटी वॉज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज़। के 7th मीटिंग जो ज्वाइंट ट्रेड कमेटी का होता है वो किस दो कंट्री के साथ हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडिया एंड म्यांमार। और ये मीटिंग जो हुआ वो वर्चुअल मोड में हुआ। पीयूष गोयल चेयरमैन थे और इसमें बेसिकली जो है बहुत तरह के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जाती है इंडिया और म्यांमार के ज़रिए से, जिन MOU के ज़रिए से हिंदुस्तान और म्यांमार के रिश्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे।
क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज 2021? कि इसमें से किस कंट्री का पीएम जो है 2021 के पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसराइल। बेसिकली इसराइल और पैलेस्टाइन का बहुत दिनों से कन्फ्लिक्ट रहा है और अरब कंट्री ने भी इसराइल से अपने आप को बहुत दूर कर लिया था, लेकिन अबू धाबी, बहरीन वगैरह आगे आते हैं और आगे आकर इसराइल से रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से लॉर्ड डेविड ट्रिम्बल जो है वो आयरलैंड के पीएम थे। 1998 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के पीएम है और क्राउन प्रिंस जो अबू धाबी के है मोहम्मद जायद बिन नहयान, उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है, किन्होंने बहुत ज़्यादा पीस के लिए बहुत ही अहम काम किया है। इस वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ मीडिएटर का जो रोल अदा कर रहे थे वो डोनाल्ड ट्रंप अदा कर रहे थे। इस वजह से कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को भी पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने के बाद कहा है। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट विच कंट्री इज़ द मोस्ट करप्ट कंट्री इन एशिया? के अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट इसमें से कौन कंट्री है एशिया के जो सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंडिया। अगर हम बात करते हैं, रिसेंटली ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर ने एक सर्वे किया। सर्वे में उन्होंने 20,000 लोगों का सैंपल साइज़ लिया और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस उसे पूछे गए। उसके बेसिस पे ये पाया गया कि हिंदुस्तान में ब्राइबरी, करप्शन, रिश्वत लेने में हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा आगे है। इस वजह से हिंदुस्तान को उन लोगों ने इस सर्वे में, इस इंडेक्स में नंबर 1 पे रखा और सेकेंड नंबर पे जो है वो है कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स नेम एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2020 इन कैम्ब्रिज डिक्शनरी? किस में से कौन ऐसा वर्ड है जिसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, डिक्लेयर किया है कि ये वर्ड ऑफ द ईयर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्वारंटाइन। अभी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से क्वारंटाइन बहुत ही ज़्यादा कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा अगर सर्च की जाने वाली कोई वर्ड है तो वो है क्वारंटाइन। इसी वजह से क्वारंटाइन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2020 को वर्ड ऑफ द ईयर से ईयर माना है कि ये वर्ड ऑफ द ईयर है। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं, क्वारंटाइन के अलावा कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2019 में अप साइकिलिंग को वर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया था। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2019 में दे को वर्ड ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया था जेंडर न्यूट्रलाइजेशन की वजह से। या इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्लाइमेट इमरजेंसी को 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल जंगलनामा? कि एक रिसेंटली एक बुक लॉन्च की गई है जिसको हम जंगलनामा के नाम से जानते हैं, उसके ऑथर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष इंग्लिश फिक्शन, नॉन फिक्शन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो 2018 में इंग्लिश लिटरेचर की वजह से अमिताभ घोष को सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और साहित्य अकेडमी से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, हु वन द इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस पीस प्राइज 2020? कि इसमें से कौन ऐसा बच्चा है जिसको 2020 का नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सादत रहमान। सादत रहमान 17 साल के हैं, बांग्लादेश के हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन और एक मोबाइल ऐप को बनाया है, जिस मोबाइल ऐप को हम साइबर टीन्स के नाम से जानते हैं। और इस ऐप के ज़रिए से बेसिकली जो साइबर बुलिंग होती है उससे उन्होंने रोकने की कोशिश के लिए बहुत सारे तरह के थ्रेट, अब्यूज़ या इस तरीके से इंटिमिडेशन वगैरह की जाती है। इसको रोकथाम के लिए उन्होंने वो ऐप को बनाया था जिसको हम साइबर टीन्स के नाम से जानते हैं, जिसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सोसाइटी पर पड़ा है। इस वजह से नीदरलैंड में नोबेल पीस प्राइज़ से उनको सम्मानित किया गया। सादत रहमान बांग्लादेश के हैं और 2019 में जिनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है बच्चों के लिए वो है ग्रेटा थनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 18,
हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑथर बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। के इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इसमें से कौन ऐसी ये ऑप्शन है जो सबसे यंगेस्ट अभी तक का ऑथर रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अभिजीता गुप्ता। अभिजीता गुप्ता इंडिया से है और 7 साल की उम्र में उन्होंने बुक लिखी है जिस बुक को हम हैप्पीनेस ऑल अराउंड के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये मैथिली शरण गुप्ता के फैमिली से बिलोंग करते हैं और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उनको एक अलग टाइटल भी दिया है, वो ये है ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 19, COP26 इज शेड्यूल टू टेक इन विच कंट्री? के COP26 जो है इसमें से कौन से कंट्री में शेड्यूल किया गया है, वहाँ पे होने को है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूके, यूनाइटेड किंगडम का जो ग्लासगो शहर है वहाँ पे COP26 सम्मेलन होगा। बेसिकली ये जो है क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्फ्रेंस होता है उसको हम COP26 के नाम से जानते हैं और ये यूनाइटेड किंगडम में होगा 2021 में। 2019 में जो हुआ था वो मैड्रिड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2020 नेशनल कैपिटल दिल्ली इज़ एट विच पैलेस? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 62। यानी कि रिसेंटली अभी जो वर्ल्ड के जो बेस्ट शहर है वो जो रिपोर्ट आई है उसमें दिल्ली को 62वां स्थान प्राप्त हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में दिल्ली जो है सबसे बेहतरीन रैंक हासिल किया है हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं। और इससे पहले हिंदुस्तान का जो रैंक था वो कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन इस मरतबा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो 2021 के लिए 62 रैंक और 2020 में रहने के लिए जो सबसे बेहतरीन शहर माना गया था दिल्ली माना गया 81 पे था, यानी कि 81 रैंक था। और इस मरतबा के जो सबसे टॉप पे है वो है लंदन, न्यूयॉर्क एंड पेरिस। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग ऑफ EMD? के टैलेंट रैंकिंग में इसमें से कौन से कंट्री है जो टॉप पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड जो है अभी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में नंबर 1 पे है। इसी के साथ साथ और ये लगातार स्विट्ज़रलैंड चौथा मर्तबा है, डेनमार्क सेकंड नंबर पे है। और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वो 2019 में 59 पे था और 2020 में 62 पे, यानी कि कहीं ना कहीं डाउनफॉल ही हुआ है। 59 2019 में और अभी जो है 2020 में 62वां रैंक पे हिंदुस्तान है। क्वेश्चन नंबर 22, हु रिलीज द बुक लोकतंत्र का सवार एंड द रिपब्लिकन इथिक्स? क्या अभी 2 बुक लॉन्च की गई है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के ज़रिए से, तो इसको रिलीज़ करने वाले कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने इस बुक को लॉन्च किया है, दोनों बुक को लॉन्च किया है। और बेसिकली ये 1995 स्पीचेज़ है जिसको रामनाथ कोविंद ने डिलीवर किया है और उसी को बुक के फॉर्म में मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन ने इसको पब्लिश किया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री डिक्लेयर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी टू कम्बैट ग्लोबल वार्मिंग? कभी रिसेंटली किस कंट्री ने क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है ताकि उसके ज़रिए से हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कंट्रोल कर सके? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जापान। जापान के जो अभी PM है योशिहिदे सुगा, उन्होंने रिसेंटली क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है ताकि हम बहुत सारे ऐसे कदम उठा सके जिसके ज़रिए से हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कंट्रोल कर सके। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक नेम्ड द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट? क्या अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च की गई है नवंबर में ही जिसको हम द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं। तो इसका जो ऑथर है उसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ने यह बुक लिखी है और रामचंद्र गुहा हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, बेसिकली इन्वायरमेंटल हिस्टोरियन है। उनका PhD जो उन्होंने किया है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड, उत्तराखंड के हैं वो, और चिपको मूवमेंट से रिलेटेड ही चीज़ों के ऊपर उन्होंने PhD किया है और बहुत बड़े एक्टिविस्ट भी है, राइटर है, ऑथर है, बहुत ही रिनोड ऑथर है। इसी के साथ साथ बहुत सारे अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण 2009 में उनको दिया गया और इसी के साथ साथ साहित्य अकेडमी से भी सम्मानित किया गया 2011 में।
उन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी इंडिया आफ्टर गांधी, उसी वजह से उनको 2011 में साहित्य अकेडमी से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ वन द ATP टूर फाइनल 2020? कि अभी रिसेंटली 2020 में जो ATP टूर फाइनल हुआ है उसके विनर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डेनिल मेदवेदेव। डेनिल मेदवेदेव जो है वो रशिया के हैं और इन्होंने अभी ATP टूर फाइनल 2020 को जीता है। और ये जितने भी 4 ग्रैंड स्लैम हैं उसके बाद से जो सबसे रिनोवेट अगर बात करते हैं लॉन टेनिस में तो वो ATP फाइनल ही माना जाता है। और रिसेंटली इसका जो विनर है वो है डेनिल मेदवेदेव। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का, वो ये है व्हाट इज़ द फार्म बिल एंड व्हाई आर फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट? कि फार्म बिल क्या है और रिसेंटली फार्मर्स जो है इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पर इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इन चीज़ों के दरमियान में जो चीज़ें कमी दिखी हो उसको आप बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव किया जा सके। और इसी के साथ साथ और भी टॉपिक्स जिसको आप जानना चाहते हैं या ऐसा लगता है कि हाँ उसको डिस्कस किया जाना चाहिए तो आप वो सजेस्ट भी कर सकते हैं, उसके बारे में मैं सोच सकता हूँ, देख सकता हूँ। या इसी के साथ साथ जो भी फीडबैक भी देना हो तो आप दे सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।